बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing metallic solids. But before starting the properties of metallic solids and structure of metals, we have to understand the type of attractions present between the constituent particles of metals. बेटा जी मेटल्स की खसूसियात और मेटल्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेटल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कि एटम्स यानी एटम्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, कटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप होती है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मेटल्स के अंदर एटम्स या कटाइंस को जोड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड को बेटा जी एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो है वो तीन थ्योरीज दी गई हैं, तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन आइडियाज हैं। उनमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी है। उसके अलावा एक और आपको पढ़ाया जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे MOT के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका दूसरा नाम एनर्जी बैंड थ्योरी भी है। तो बेटा एक एक करके मैं आपको करवा देता हूं। तो पहले जरा देखें कि मैंने ना इसके ड्रूड एंड लॉरेंस ने ड्रूड ने जो है ये पहली दफा इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी जो है वो पेश की थी और लॉरेंस ने उसको एक्सटेंड किया था 1923 में पास्टुलेट्स। तो बेटा जी पहले तो पूल का मतलब होता है तालाब, ठीक है ना जी। तो असल में जो है वो इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के मुताबिक जो है वो एटम्स के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक मेटल का पीस है जिसके अंदर ये उस न्यूक्लियाई हैं, एक एटम, दूसरा, तीसरा, ये मैं उनके न्यूक्लियस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? न्यूक्लियस। ठीक हो गया, ये न्यूक्लियस हो गए, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। चलिए मैं दो दो बना देता हूं ताकि फर्ज कर लें कि आप, ये पोटेशियम मेटल है, पहला शेल, दूसरा शेल, 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 पहला शेल और दूसरा शेल। अब इस तरह से मैंने कुल जो है वो एक मेटल का पीस लिया है। फर्ज कर लें कि ये पोटेशियम का मेटल है और उसमें से मैंने इतना सा एक छोटा सा जो है ना जर्रे की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के व्यू पे जाके डायग्राम बनाई है, छोटे से पीस को बड़ा करके आपको दिखाया है। तो अब मैंने, आप देखें कि वैलेंस शेल में क्या पाए जाएंगे। जैसे चले सोडियम मेटल है तो इनके शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस शेल में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से, ताकि जरा आपको समझा सकूं। बाकी ऑनवर्ड सो ऑन इसी तरह से आप ले लें। देखिए पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो ये आप फर्ज कर लेंगे ये तीसरा शेल है सोडियम मेटल का जो है। तो अब ये देखिए ये न्यूक्लियस जो है वो F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस इसको भी F1 से, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जो है F2 फोर्स से, तो ये इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा होगा? F2 से। तो यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर तमाम अतराफ से एक जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नजदीक पाए जाने वाले दूसरे एटम्स के न्यूक्लियाई भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 0 न्यूटन हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 न्यूटन। तो जिसके नतीजे में वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? वो इन एटम से लूज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। वो इन अपने अपने एटम से के साथ बाउंडेड नहीं रहते, अपने अपने एटम के साथ बाउंडेड नहीं रहते। तो नतीजतन ये मिसाल के तौर पर वो मैं उनको अब ऐसे बना देता हूं, छोटे छोटे से ऐसे करके। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन एटम्स के, देखिए मैंने 9 एटम्स बनाए थे, अब 9 एटम्स ने क्या कर दिए हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। 3 3 6 2 8 और 1 9।
कौन किसका है कोई पता नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री हो गए हैं, तमाम से एटम से लूज हो गए हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया है, इस मेटल पीस के अंदर, इस मेटल लेटस के अंदर अपना एक इन इलेक्ट्रॉन्स ने पूल बना लिया है, जिसके अंदर जो है, देखिए कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बन जाता होता है, कटायन बन जाता है। तो ये मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन गए हैं, कटायंस बन गए हैं। क्या बन गए हैं, कटायंस बन गए हैं। क्या बन गए हैं अब, कटायंस। अब ये एटम्स नहीं रहे हैं, अब ये क्या बन गए हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन गए हैं। तो विच आर सराउंडेड बाय फ्रीली मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना जी। पहले वो वैलेंस थे, लेकिन अब वो क्या हो गया, फ्रीली मूविंग है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ने अपना एक पूल बना लिया, जिसमें जो है वो कटायंस एम्बेडेड हैं, या इन फ्रीली मूविंग, चूंकि इनके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इनको गैस, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी गैस बना ली है, जिसके दरमियान में क्या पाए जा रहे हैं, कटायंस पाए जा रहे हैं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें, इस तरह एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक कटायन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि मेटल्स के तमाम कटायंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कटायंस ऑफ द मेटल के दरमियान में पाई जाती है, उसका नाम हमने क्या रख दिया है, मेटेलिक बॉन्ड। ये बेटा जी कौन सी थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी। तो जरा देखिए, पोस्टुलेट ईच एटम इन ए मेटल क्रिस्टल लूजेस ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहले मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए, फिर उनको लूज कर दिया, लूज करने के बाद अब वो कुछ ये इलेक्ट्रॉन इस तरह के मैंने बना दिए हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो फिर किस में तब्दील हो जाता है, कटायंस में। पहले एटम्स थे, अब ये क्या बन गए हैं, कटायन बन गए हैं। क्या बन गए हैं, कटायन बन गए हैं, इस तरह से। तो दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि लॉस्ट हो चुके हैं, फॉर्म अ पूल, वो उसी मेटल के अंदर एक तालाब अपना बना लेते हैं, और एक गैस, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है उधर फिगर के अंदर, कटायंस, आर बिलीव टू बी हेल्ड, उनके मतलब हम ये यकीन रखते हैं कि दे आर टू बी हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉन पूल और गैस। तो ये कटायंस अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पूल में पाए जा रहे हैं, जो गैस की सूरत में पाए जा रहे हैं, वो उनको जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं जी। तो बेटा ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है, तो क्या जी, आप ब्लू लाइंस के बाद दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑक्यूपाई डेफिनेट पोजीशंस, डेफिनेट पोजीशंस, ठीक हो गया ना जी, एट मेजरेबल डिस्टेंसेस, एक दूसरे से खास फासले पर पाए जाते हैं। मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन द क्रिस्टल लेटस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू एनी आयन, एनी इंडिविजुअल आयन और पेयर ऑफ आयंस। ये नहीं आप कह सकते कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इन दो आयंस के दरमियान में पाया जा रहा है या इस आयन का है, नहीं है, ये सब का है। क्योंकि ये अभी जिस समय में यहाँ में दिखाया, हो सकता है हरकत करके अगले लम्हे में यहाँ पर हो सकता है कि अगले लम्हे में हरकत करके यहाँ पे पहुंच जाए, हो सकता है अगले लम्हे में हरकत करके यहाँ पे पहुंच जाए। तो वो तो फ्रीली मूविंग है, ठीक हो गया ना जी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू एनी इंडिविजुअल आयन और पेयर ऑफ आयंस, रेदर बिलोंग टू द क्रिस्टल एज ए होल, बल्कि पूरी क्रिस्टल के साथ उनका ताल्लुक है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द होल लेटस। वैलेंस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मेटल क्रिस्टल टू अदर, वो दूसरे हिस्से तक हरकत करते रहते हैं। तो बड़ा डेफिनेशन मेटेलिक बॉन्ड की आपकी किताब के मुताबिक हाईलाइट करें, ठीक है। ये पोस्टुलेट्स आपने खुद बनाने, नंबर 1, नंबर 2, 3, ये सारी आपकी किताब के मुताबिक हैं। तो क्या है जी, मेटेलिक बॉन्ड, द फोर्स which binds a metal cation to a number of electrons within its sphere of influence, within sphere of its influence, the force which binds, जो कि पकड़ के रखती है मेटल कटाइंस को बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ विदिन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक हो गया ना, इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। तो बेटा जी अब अगली थ्योरी शुरू हो जाती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
कौन सी थ्योरी शुरू हो जाती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एल पॉलिंग ने जो है वो की थी। तो इसके पास्टुलेट्स कुछ इस तरह से हैं, आपकी किताब में ये पास्टुलेट्स लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ नंबर लगाने हैं। नंबर 1 पास्टुलेट, मेटालिक बॉन्ड इज ट्रीटेड, मेटालिक बॉन्ड इज कंसीडर्ड या एक्सप्लेन्ड एज कोवलेंट, एक्सप्लेन्ड एसेंशियली एज ए कोवलेंट इन कैरेक्टर। यानी आप भी मेटालिक बॉन्ड को ऐसे ही कंसीडर करेंगे जैसे कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ईयर आपने अपनी मैट्रिक क्लासेस में पढ़ रखा है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कि जब कोई दो एटम जो है वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो नजदीक आके अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इस तरह से उन दो एटम्स के दरमियान में क्या बन जाता है? एक अदद कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और हम कहते हैं कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दो एटम्स के न्यूक्लियाई को, यानी दो एटम्स के न्यूक्लियाई को पकड़ के रखता है। ठीक हो गया ना जी, जोड़ के रखता है ये कोवलेंट बॉन्ड जो है। तो बेटा जी सेम इसी तरह से ये कहा जा रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कि मेटालिक बॉन्ड भी उस वक्त बनता है जब मेटल के एटम्स जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन शेयरिंग करने के बाद ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दो एटम्स के दरमियान में फिक्स नहीं रहता, लोकलाइज्ड नहीं रहता। ठीक है जी, these covalent bonds are not localized, फिक्स नहीं रहता, बट आर हाईली डिलोकलाइज्ड, बल्कि क्या कर जाता है? दोनों के इर्द गिर्द फैल जाता है। वही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स के या दो से ज्यादा एटम्स के ऊपर जो है वो फैल जाता है इन अ मेटल स्ट्रक्चर। बेटा जी अगली थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का दूसरा नाम एनर्जी बैंड थ्योरी भी है। वो जब हम पास्टुलेट्स आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको साथ पता चल जाएगा। तो बेटा जी जो है बात ये है कि मिसाल के तौर पर जो है ना हम जो है वो पोटाशियम ले लेते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक हो गया ना जी। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो आप कुछ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s1। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 6 कर लेना जी, 2 + 6 = 8, इसके बराबर हो गया। इसी तरह से तीसरे शेल में भी अगर आप देखें तो कितने हैं? 2 + 6 किसके बराबर हो गया? 8। ठीक हो गया जी। जो फोर्थ शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो 4s एक एटम, एक पोटाशियम एटम A, दूसरा पोटाशियम एटम B। ठीक हो गया ना जी। 4s1, 4s1। तो ये जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे ना जी, ये एनर्जी लेवल क्या आ गया? एनर्जी लेवल ENERGY, एनर्जी ऊपर को जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है। ठीक हो गया जी। अभी फिलहाल दोनों 4s1 और 4s1 दोनों पोटेशियम एटम के ही हैं, एक जैसी एनर्जी है। लेकिन जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कौन है? एओस। एओस का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एओस का मतलब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जब आपस में मिलेंगे ना जी तो ये मिलकर क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देंगे। क्या बना देंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बेटा जी इसको हम कहते हैं एमओस। क्या कहते हैं? एमओस। अब ये जो 2 हैं तो एक का नाम हम फर्ज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिग्मा जो है 4s1, सिग्मा 4s, और दूसरे का नाम है सिग्मा स्टार 4s। तो आप देख सकते हैं कि जो सिग्मा स्टार है ना वो हाई एनर्जी का है एटॉमिक ऑर्बिटल से। देखें ये इनका एनर्जी लेवल था, ये इनका एनर्जी लेवल था। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो क्या है? लो एनर्जी का है एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में, और ये जो सिग्मा स्टार वाला है इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में एनर्जी क्या है? ज्यादा है। आपको नजर आ रही होगी। तो इस तरह से इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी स्टेट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स। लेकिन इनको एनर्जी बैंड्स भी आप कह सकते हैं।
एनर्जी स्टेट्स या फिर बैंड्स, एनर्जी स्टेट्स या फिर बैंड्स। तो इसलिए इस थ्योरी का दूसरा नाम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी बैंड थ्योरी भी है। तो अब जरा कुछ बात इस तरह से हो गई है कि पोटाशियम का जो 4s1 है, ठीक हो गया नहीं, मेटल के अंदर, पोटाशियम मेटल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, 4s1 होंगे, वो मिलकर मतलब आपको कहते हैं 4s1, 4s2, 4s3, 4s4, इस तरह से बहुत सारे, वो मिलकर क्या बनाते हैं, दो एनर्जी बैंड्स बना देते हैं, ठीक हो गया ना जी, अगर इस तरह से आप एनर्जी को लेते हैं तो, ठीक होगी। तो लेकिन याद रखें कि ये दोनों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे ये डीलोकलाइज्ड टाइप होंगे, क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड। इसमें डीलोकलाइज्ड यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो पूरे मेटल के ऊपर फैले हुए होंगे। The electrons in the completely filled orbitals are essentially localized। वो completely filled orbitals कौन है, वो तो ये थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कंप्लीट, इनके तो लोकलाइज्ड रहेंगे। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ कौन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट और ओवरलैप टू फॉर्म ए सेट ऑफ डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिनको मैंने क्या लिख दिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज assumed that electrons in the completely filled orbitals are essentially localized। वो मुकम्मल तौर पर लोकलाइज्ड है, इन्होंने तो लोकलाइज्ड है, ये तो अपने एटम के साथ ही अटैच रहेंगे। लेकिन 4s में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4s के इलेक्ट्रॉन, वो 4s वाले ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब दूसरे एटम के 4s के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक्सटेंड ओवर द एंटायर क्रिस्टल। बेटा जी नंबर 3 पे, these delocalized orbitals are which extend over the entire crystal lattice, such a combination of atomic orbitals produce a large number of closely spaced states called, ठीक है ना जी, इनको हम क्या कह देते हैं, एनर्जी स्टेट्स भी कह देते हैं, क्लोजली स्पेस स्टेट्स। तो मैंने बेटा इसको कुछ इस तरह से लिख दिया, डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर आल्सो कॉल्ड क्लोजली स्पेस स्टेट्स। क्लोज पाए जाने वाले दो स्टेट्स हैं, ठीक हो गया ना जी, स्टेट्स। लेकिन इस वाली को हम क्या कहते होते हैं, इसको बेटा जी कहते होते हैं, जो है वो एक होती है कंडक्टिंग, इसको ना कहते होते हैं कंडक्टिंग बैंड। चलिए ये हम क्या कहते हैं, लो एनर्जी स्टेट है, और ये क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है। तो अब हाई एनर्जी स्टेट है, इस तरह से आपको जरा आसानी हो जाएगी। तो ये दो स्टेट्स होगी, ठीक हो गया, एक हाई एनर्जी की, इनके दरमियान में ये जो गैप है ना, जिसको कहते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। लेकिन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है कि इन दो हाई एनर्जी स्टेट और लो एनर्जी स्टेट में गैप कितना है, ठीक हो गया जी। कोई मेटल हार्ड होती है तो उसमें, जो मेटल हार्ड होगी ना, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस हिस्से में पाए जाएंगे, इस हिस्से में कम पाए जाएंगे। जो मेटल ज्यादा गुड कंडक्टर है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसमें पाए जाएंगे, इसमें ज्यादा पाए जाएंगे, और इसमें कम पाए जाएंगे। तो इस तरह का बेटा जी एक जो है वो कंसेप्ट है जो है, तो ये एक आपका आइडिया है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। द एनर्जी बिटवीन द टू बैंड्स डिटरमिन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटालिक स्टेट जो है। तो ये आपका बड़ा आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो, आमीन। शुक्रिया।